जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी मेहनत में लगे होंगे। मेहनत करने में परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं और हमने आपको क्लास 10th में अनसॉल्व मॉडल पेपर 1, ठीक है, 2024 का ये हम सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिए हैं और हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। और आज हम जितने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं, ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न हैं, वो सभी आज हम आपको सॉल्व कराएंगे। और हम ये देख रहे हैं कि मैं लगातार आप मेहनत करके आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ सारे टॉपिक्स के लिए। और मैंने ये भी कहा है कि आपको जो टॉपिक्स लगता है कि उसमें आपको दिक्कतें हैं, आप मुझको कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक को पढ़ाने का प्रयास करूँगा, चाहे वो फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, बायोलॉजी में हो। जो आपको लगता है आप मेहनत करिए, पढ़िए। कोई टॉपिक आपको लगता है कि इसमें आपको दिक्कत हो रही है या कोई क्वेश्चंस हो कि हाँ आपको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं या उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो हमको कमेंट के द्वारा उसको बताइए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको शेयर करिए। ये अनसॉल्व पेपर जो है सभी बच्चों के पास शेयर करिए जो आपके संपर्क में हो, ठीक है। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर भी कीजिए, और जिससे कि कई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके, ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में उनको इससे फ़ायदा मिल सके। चलिए आज हम बताने वाले हैं आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो हैं, वर्णनात्मक प्रश्न सारे सॉल्व कराएंगे। चलिए, तो ये मॉडल पेपर 1 क्लास 10th मॉडल पेपर 1 वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। चलिए, वर्णनात्मक प्रश्न हम ये आपको सॉल्व कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्णनात्मक प्रश्न में दिया गया है, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब। देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का हम डायग्राम बनाएंगे। ये उत्तल दर्पण का डायग्राम इस प्रकार बनेगा। ये उत्तल दर्पण का डायग्राम है, ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और कह रहा है उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, ठीक है। उत्तल दर्पण है तो दर्पण में आपका ये मुख्य अक्ष और ये आपका वक्रता केंद्र होगा। ये आपका फोकस वक्रता केंद्र, इसे हम वक्रता केंद्र मान लेते हैं। इस बिंदु को वक्रता केंद्र, ये आपका फोकस बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है। और वस्तु की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर दूरी है, 25 सेमी, ठीक है। और वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, ठीक है। वस्तु की लंबाई का प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो देखिए ये प्रतिबिंब किरणें मिलेंगी और फोकस से होकर जाएंगी इस प्रकार से। दूसरी किरणें किससे होकर जाएंगी? दूसरी किरणें होकर जाएंगी वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, ये इस प्रकार से, ठीक है। ये प्रतिबिंब यहाँ बनता है, तो ये वस्तु से छोटा बन रहा है, मीन्स वस्तु का आधा बनता है। तो इस प्रकार से हमने किरण आरेख के द्वारा ये प्रतिबिंब का बनना दिखाया। तो वस्तु का आधा बन रहा है, ये ए बी वस्तु है, ठीक है। और ये ए डैश बी डैश क्या है? प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार से हमने किरण आरेख आपको बनाना बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए देखिए इसमें, तो हम आपको इसको सॉल्व करके बताते हैं। यहाँ दिया गया है आपको u इक्वल टू, ये u किस में होगा? ऋणात्मक में होगा। u की मान -25, ठीक है। और आपको दिया गया है वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। तो ये है आवर्धन, आवर्धन जो होगा हाफ होगा, ठीक है। वो भी प्लस में, चूंकि आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो प्लस में होगी वैल्यू। और इस प्रकार से हम रखेंगे, देखिए आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, यम इक्वल टू -v अपॉन u, ठीक है। यम की वैल्यू +1/2 +v/2 रखेंगे, -v और u की वैल्यू -25 है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 इक्वल टू v/25, ठीक है। तीर्यक गुणनफल करेंगे तो v इक्वल टू हो जाएगा 25/2, ठीक है। तो v की वैल्यू आ जाएगी 12.5
सेमी। लीजिए ये प्रतिबिंब की दूरी आ गई। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये कितनी दूरी पर बन रहा है? 12.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। ठीक है, ये हमने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट आपको बताना है कि नेक्स्ट आपको क्या बताना है कि पहले दिया गया दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 12.5 सेमी आ रही है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दर्पण की फोकस दूरी पूछी जा रही है, तो फॉर्मूला लगाएंगे फोकस दूरी के लिए 1/f इक्वल टू, दर्पण का सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फोकस दूरी निकालनी है। v की वैल्यू दी गई है, v की वैल्यू दी गई है 25/2। ठीक है, 25/2 दी गई है, तो यहाँ 25 हो जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा, प्लस, ठीक है, वो u की वैल्यू दी गई है -25, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 2/25 -25। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लासा लेंगे, लासा 25 हो जाएगा, एलसीएम 25 हो जाएगा, और यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा, और 1/25, 1/f इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, तो f इक्वल टू 25 सेमी। लीजिए फोकस दूरी कितनी आ जाएगी? 25 सेमी आ जाएगी। फोकस दूरी कितनी आएगी? 25। इस प्रकार से फोकस दूरी भी हमने उत्तल दर्पण की बता दी आपको, और हमने दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी हमने आपको बताई। ये इस प्रकार से हमने पहला क्वेश्चन था, ये 21वां 20 तक हम बताए थे। ये फिजिक्स में हमने पहला जो है क्वेश्चन 21वां प्रश्न जो है सॉल्व करके बताया। ठीक है, इस प्रकार से, और किरण आरेख के द्वारा भी हमने इसको दिखाया, आपको बताया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको बताते हैं। 22वां क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन देखिए, 22वां क्वेश्चन एक दिया गया है, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं लेंस की अनुपस्थिति। ये क्वेश्चन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्लियर, और ये अगर है भी क्वेश्चन तो ये हाई स्कूल लेवल का नहीं है, तो इसको हम नहीं बता रहे हैं आपको। ठीक है, अगर ये समझ में आता है, जैसे ही होता है हम आपको इसको सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट हम पहुँचते हैं 23, क्वेश्चन नंबर 23 पर हम पहुँचते हैं। ठीक है, 22 रहने दीजिए, 23 सॉल्व करते हैं। तो आपको दिया गया है एक R1 प्रतिरोध है 2 ओम का, ठीक है, R2 प्रतिरोध है 3 ओम का, ठीक है, और R3 प्रतिरोध है आपका 6 ओम का। ये तीन प्रतिरोध है R1 R1, ये 2 ओम का, 3 ओम का और 6 ओम का, तीन प्रतिरोध है। और किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि इनका तुल्य प्रतिरोध, देखिए पहला दिया गया किस प्रकार जोड़ा जाए कि इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्रतिरोध हो, R इक्वल टू क्या प्राप्त हो, 4 ओम। ठीक है, सेकंड कंडीशन में पूछा गया किस प्रकार जोड़ा जाए कि इनका तुल्य प्रतिरोध क्या प्राप्त हो जाए, 1 ओम प्राप्त हो जाए। लीजिए आपको ये बताना है, यहाँ बताना है कि ये तीन प्रतिरोध हैं, इन तीन प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त हो जाए। इन तीनों को किस क्रम में आप जोड़ दें कि तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाए, 1 ओम प्राप्त हो जाए। तो ध्यान दीजिएगा हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो हम क्या करते हैं, 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए और 4 ओम के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम 3 और 6 दोनों को हम किस क्रम में जोड़ देंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। देखिए R2 तथा R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर देखिए समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R डैश हो, तो चलिए तुल्य इनके दोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध R डैश मानेंगे, तो 1/R डैश इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये 1/R डैश इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, तो ये आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 प्लस 1, तो यहाँ 3/6 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 6/3। तो R डैश इक्वल टू करेंगे तो ये आपका 2 ओम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, R डैश का मान 2 ओम। तो आप कहेंगे R डैश तथा R1 परस्पर श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, क्रम में
जोड़ने पर देखिए तुल्य प्रतिरोध R हो तो देखिए R इज इक्वल टू आप कहेंगे R डैश प्लस R1, तो R डैश की वैल्यू 2 ओम है, R1 की वैल्यू भी 2 ओम है, तो आपका टोटल आ जाएगा 4 ओम। लीजिए, तो 4 ओम प्रतिरोध लाने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 ओम प्रतिरोध लाने के लिए आपको तुल्य प्रतिरोध 4 ओम लाने के लिए आप R2 R3 प्रतिरोध को आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद पुनः R1 को आप किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, पुनः R1 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो आपका क्या प्राप्त होगा, 4 ओम तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त होगा। अब आपको दिया गया किस प्रकार जोड़ा जाए कि 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त हो, तो 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को हम किसमें जोड़ेंगे, दोनों को हम तीनों को हम क्या कर देंगे, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तीनों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो है, देखिए तीनों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, एक बार देखते हैं। अगर समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/R 1/R2 1/R3, ठीक है, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, तीनों को यहाँ 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, तो इस प्रकार 6/6 आ जाएगा 1 ओम। लीजिए, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर हम कहेंगे R1 R2 तथा R3 को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ेंगे तो लीजिए हमने ये जोड़ा, आपको इनको तीनों को हमने जोड़ा समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें R इक्वल टू प्राप्त हो रहा है 1 ओम प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये जो है हमने इसको सॉल्व किया कि एक बार हम क्या करेंगे, R2 R3 को हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे, उसके बाद में R1 प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो हमें 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। तीनों प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 23 बताया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। चलिए, फिजिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 24 क्वेश्चन दिया गया है घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयुक्त तारों के नाम। देखिए, प्रयुक्त तार घरेलू विद्युत परिपथ में, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम पूछा गया है। इनके नाम बताइए। तो सर्वप्रथम नाम आप जान लीजिए। पहला तार होता है, ये फर्स्ट आंसर पूछा गया है, नाम पूछा गया है, तो पहला नाम आप बताएंगे। एक आपका मेन तार होता है, ठीक है, एक आपका फेज तार होता है, फेज तार जिसे या इसको कहते हैं धनात्मक तार कहते हैं, ठीक है, और या धनात्मक तारे कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं न्यूट्रल तार, या इसे कहते हैं ऋणात्मक तार कहते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार के घरों में विद्युत उपकरण में 2 प्रकार के तार यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसे यल से तार से प्रदर्शित करते हैं, इसे यंत्र से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब सेकंड आंसर क्या पूछा गया है आपसे, सेकंड आपसे पूछा गया है कार्य बताइए, इनका कार्य बताना है। देखिए, दोनों का अलग अलग कार्य बताते हैं हम, ठीक है। फेज तार का कार्य बताते हैं, पहले हम फेज तार का कार्य बताते हैं, क्या होता है इसका कार्य, ठीक है। फेज तार का कार्य क्या होता है, ठीक है, या फेज तार होता है, धनात्मक तार होता है, ठीक है। इसका क्या कार्य है कि यह घरों में लिखेंगे इसके द्वारा घरों में 220 वोल्ट की
वोल्ट विभवांतर पर धारा सप्लाई की जाती है, धारा सप्लाई की जाती है, ठीक है। ये इसका कार्य है, ये इसका कार्य है। अब न्यूट्रल तार का कार्य बताएंगे। न्यूट्रल तार, इसका भी कार्य हम बताएंगे, ठीक है। न्यूट्रल तार का कार्य क्या होता है, इसे किसी चालक की सहायता से पृथ्वी से जोड़कर इसका विभवांतर कम किया जाता है। चलिए, ये दो कार्य होता है, ठीक है, न्यूट्रल तार का। उसके बाद अब सेकंड थर्ड इससे पूछा गया है, क्या कार्य है, ठीक है। इसके बाद के आवरण के रंग को लिखिए, ठीक है। आवरण का रंग, इनके आवरण का रंग क्या होता है, तो फेज तार का रंग होता है, तार का रंग लाल होता है, फेज तार का रंग लाल होता है, इसे धनात्मक से प्रदर्शित करते हैं। और न्यूट्रल तार का रंग जो होता है, ठीक है, उसका रंग होता है, ठीक है, उसका रंग होता है काला होता है। क्या होता है, काला होता है, जिसे ऋणात्मक से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन के बारे में सारी बातें आपको बताई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए। नेक्स्ट दिया गया है, इसमें अथवा में दिया गया है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चलिए, तो धारावाही चालक जो होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, हमें बताना है। तो देखिए, तो कोई भी धारावाही चालक है, जैसे देखिए धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखिए कोई चालक तार है, ये चालक तार है, ठीक है, अति सूक्ष्म लंबाई, इसकी लंबाई डेल्टा एल मानेंगे। और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P की दूरी जो है वो R है, ये बिंदु P है, और इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो B होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र में ये बिंदु P है, और इसके बीच की दूरी R है, और इनके बीच जो कोण बनेगा वो थीटा कोण बनता है, ठीक है। और इसमें प्रवाहित धारा क्या होगी, I होगी, इसमें प्रवाहित धारा I। तो इस प्रकार से ये धारावाही चालक है, और इसमें के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में बिंदु P है। तो इस धारावाही चालक में पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र जो होता है, इस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो हम कहेंगे, हम हेडिंग डालेंगे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। वे सभी कारक हम बताएंगे। फर्स्ट कारक हम लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र B, चालक की अति सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक की चुंबकीय क्षेत्र B जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र B, ठीक है, ये B इस चालक की अति सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, ये डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला कारक है। दूसरा कारक हम लिखेंगे, ठीक है,
चुंबकीय क्षेत्र हम लिख देते हैं आपको, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक की अति सूक्ष्म लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये फर्स्ट कारक है। दूसरा कारक चुंबकीय क्षेत्र बी चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। ये भी अनुक्रमानुपाती होता है, चलिए अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हम कह देंगे बी अनुक्रमानुपाती प्रवाहित धारा I, ये हम 2 समीकरण कहेंगे। तीसरा कारक है चुंबकीय क्षेत्र बी चालक तथा बिंदु P के बीच की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो हम कह सकते हैं बी व्युत्क्रमा 1/r², ठीक है। ये तीसरा कारक है। चौथा कारक चुंबकीय क्षेत्र बी चालक तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के मध्य बने थीटा कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ये सभी कारक हैं, ठीक है। ये चारों कारक हैं और चारों कारकों के आधार पर हम कह सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा ये हम कह सकते हैं बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपके चारों कारक हैं, ठीक है। ये 4 कारक होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो इन 4 कारकों पर निर्भर करता है और इस आधार पर हम चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला रख सकते हैं। समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से बी अनुक्रमानुपाती I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r², ये हो जाएगा। और अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने पर यहाँ आ जाएगा b = μ0/4π, ठीक है। यह अनुक्रमानुपाती जहाँ चुंबक की चुंबकशीलता है, यह एक नियतांक है जिसे चुंबक की चुंबकशीलता कहते हैं। ये चुंबक की चुंबकशीलता है, ठीक है। और इसके लिए फिर उसके बाद आ जाएगा I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। लीजिए, ये चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से ये 4 कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो निम्न 4 कारकों पर निर्भर करता है। चारों कारकों के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमको ये बताना था, हमने बहुत आसान तरीके से आपको बताया ये।
तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसको हम कंप्लीट एक वीडियो में लेकर आएंगे। ये आपका बायो-सैवर्ट का नियम कहलाता है। बायो तथा सैवर्ट ने इन कारकों को के बारे में बताया था, उसके आधार पर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बताया था उन्होंने। ठीक है, इसको हम एक वीडियो में कंप्लीट आपको करके लाएंगे। ठीक है, देखना मत भूलिए, आप सारे देखते जाइए, इसको नोट कर लीजिए, आपको इतना आंसर बताना था। नेक्स्ट आपको इसमें ही और भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है देखिए, चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें शेष और भी कुछ पूछा गया है। देखिए उसको भी बता रहे हैं हम, आपको इतना इसमें लिखना था। हमारे साथ बने रहिएगा अनसॉल्व में। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका किसी का भी 90 नंबर से कम नहीं रहेगा। कंप्लीट 30 मार्क मिलाकर साइंस में आप मेहनत करेंगे, हम मेहनत में लगे हैं आपके साथ, निश्चित रूप से रिजल्ट बेटर होगा। चलिए देखिए, दिया गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ दिया गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन है, ठीक है, शेष है क्वेश्चन 24 का ही शेष है। 24 का हमने बताया था, उसके बाद ये शेष है। ठीक है, लिखकर स्पष्ट कीजिए। चलिए देखिए, हम नाम लिखकर स्पष्ट करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम थे। एक बाएं हाथ के नियम है, बाएं हाथ का नियम। ये किसने दिया था? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। और दूसरा है दाएं हाथ के हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम। लीजिए, ये 2 नियम है फ्लेमिंग के 2 नियम है, दोनों के बारे में हम आज क्लियर कर देंगे। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ की हथेली का नियम, जिसमें उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त किया था। तो हम बताएंगे, जैसे आपकी ये आपकी बाएं हाथ की, ठीक है, हथेली है। तो देखिए, ये वाला अंगूठा जो है और ये वाली छोटी उंगली जो है और ये बगल की उंगली जो है, तीनों एक दूसरे के लंबवत है। देखिए इसके लंबवत ये है, ये इस प्रकार से ये लंबवत है। ठीक है, इसमें 90 अंश का कोण प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से इस और इनके बीच जो है, देखिए ये इस प्रकार है, तो ये सामने इन दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, ये जस्ट ये ऐसी है, ये इसके लंबवत है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो इस प्रकार से अंगूठा जो होता है वो बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, बाएं हाथ के नियम में फ्लेमिंग ने बताया था, अंगूठा जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा को व्यक्त करता है। और ये जो छोटी उंगली होती है, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। और ये बड़ी जो उंगली होती है, ये जो है ये आपकी धारा की दिशा को व्यक्त करती है। तो वही हम बताएंगे। ठीक है, तो बाएं हाथ के नियम में फ्लेमिंग ने बताया था, बाएं हाथ में अंगूठे व उसके बगल की दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाते हैं कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हूं।
जिसमें अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र में चालक में लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। लगने वाले बल F की दिशा को व्यक्त करता है तथा बीच की छोटी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र P की दिशा को तथा बड़ी अंगुली चालक में धारा I की दिशा को व्यक्त करती है। I की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, हम डायग्राम बना देते हैं। ये इस प्रकार से, ये आपका अंगूठा है और ये छोटी उंगली है और ये बड़ी उंगली है। ये इस प्रकार से, ये नेक्स्ट अन्य उंगलियां हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को व्यक्त करती है। ये अंगूठा जो होता है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करता है और ये किसको व्यक्त करती है? धारा I की दिशा को व्यक्त करती है, धारा I। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बाएं हाथ का नियम है। ये बाएं हाथ का, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। और उसके बाद दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो इसमें क्या है? तो इसमें भी आपका ये अंगूठा है। ठीक है, ये इस अंगूठा है, ये आपका, इसमें सारी अंगुलियां जो है हम इस प्रकार से खोलते हैं, सारी अंगुलियां इस प्रकार से खोलते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो ये जो होता है अंगूठा जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को, अंगुलियां जो होती हैं चुंबकीय क्षेत्र A की दिशा को। तो इसमें अंगूठा जो होता है धारा I की दिशा को, धारा I की दिशा को व्यक्त करता है। और ये जो हथेली होती है ये इस प्रकार से बल की दिशा को व्यक्त करती है। किसको व्यक्त करती है? बल की दिशा को व्यक्त करती है। ये इस प्रकार से होगा, हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं। तो ये हथेली जो होती है उसके लंबवत, हथेली के लंबवत जो है वो बल की दिशा को व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से हमने बताया आपको दाएं हाथ की हथेली का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का के हथेली का नियम, जिसमें अंगूठा धारा की दिशा को और हथेली जो होती है बीच में उसके लंबवत बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। और ये जो उंगलियां हैं चारों, ये चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा को व्यक्त करती हैं। तो इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर स्पष्ट कीजिए। ये हमने आपको बताया बाएं हाथ का फ्लेमिंग का नियम है और ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। तो इस प्रकार से बाएं हाथ के, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये आपका एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हैं, किसमें आप देख सकते हैं? ये विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर। ठीक है, एमीटर है, एमीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत जनित्र। तो इस प्रकार से इन सभी में इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। केमिस्ट्री में, कि हमने फिजिक्स में आपको बताया, इसके पश्चात अब केमिस्ट्री में बताएंगे आपको।
चलिए, तो केमिस्ट्री में आपका है, केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है संरचना सूत्र लिखिए। तो एथेनोइक एसिड का लिखना है, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र बनाना है। तो लीजिए, एथेनोइक अम्ल का होगा CH ये एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र है ये फर्स्ट। सेकंड आपको बनाना है मेथिनल का बनाना है। तो मेथिनल का होगा आपका HCHO। देखिए इसको कैसे दिखाया जाएगा, C सिंगल बॉन्ड H, ये आपका होगा HCHO, ये आपका संरचना सूत्र होगा मेथिनल का। ठीक है, उसके बाद थर्ड पूछा गया है 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन है आपका। तो C सिंगल बॉन्ड C, फर्स्ट के साथ क्लोरो Cl, और इसके साथ हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ये 1 क्लोरोप्रोपेन है। ये Cl जुड़ जाएगा फर्स्ट कार्बन से। 4 क्या संरचना पूछी गई, नाइट्रोमीथेन। तो नाइट्रोमीथेन का संरचना सूत्र क्या हो जाएगा, मीथेन CH3 NO2, ये नाइट्रोमीथेन हो जाएगा, ये आपका नाइट्रोमीथेन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने चारों के संरचना सूत्र बताए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपको हम। देखिए क्वेश्चन नंबर है 26, आपको दिया गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, तो कई प्रकार की धातुएं होती हैं, उनको उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर उनको एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें कुछ धातुएं जो होती हैं वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। जैसे आपकी कुछ धातुएं हैं, ये धातुएं सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, अभिक्रियाशील होती हैं, और ये कम अभिक्रियाशील होती हैं, कम अभिक्रियाशील होती हैं, और ये सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं, सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार की विद्युत रासायनिक श्रेणी है जिसमें उनकी क्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, अधिकतर सभी तत्वों से क्रिया कर लेती हैं, ये थोड़ी कम मात्रा में करती हैं, सबसे ज़्यादा कम करती हैं। तो इस प्रकार से ये विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है, जिसमें विभिन्न धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है, इसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो देखिए इसका अनुप्रयोग बताना है कि श्रेणी का उपयोग क्या होता है। तो देखिए उपयोग में आप लिखेंगे, इसके उपयोग आपको बताना है। तो फर्स्ट उपयोग इसका लिखेंगे, सेल का EMF मान ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है, करने में। सेकंड आपका है जो है, इसका उपयोग जो होता है विद्युत लेपन में किया जाता है, विद्युत लेपन में इसका इस्तेमाल होता है। थर्ड उपयोग इसका है धातु के संक्षारण में इसका उपयोग होता है, धातु के संक्षारण में। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसका धातुओं के धातुकर्म में, धातुओं के धातुकर्म में, धातुओं के धातुकर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ इसके उपयोग हैं, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के उपयोग हैं, ये हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताया और इसके उपयोग बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके आगे आप लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट आप बताएंगे मिश्र धातु किसे कहते हैं। देखिए मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का ही सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। वो सेकंड 26 का फर्स्ट था, ये सेकंड है। मिश्र धातु कैसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी जो धातुएं होती हैं वो मिश्र धातु कहलाती हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाया जाता है तो उससे जो धातु बनती है उसे मिश्र धातु कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये मिश्र धातु की परिभाषा है और यहाँ पूछा गया है कि कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम। तो कॉपर की दो प्रमुख धातुएं होंगी, पहला होगा पीतल, ठीक है, दूसरा होता है कांसा। पीतल और दूसरा है कांसा, ठीक है। तो ये आपकी दो मिश्र धातुएं हैं कॉपर की प्रमुख मिश्र धातु, कॉपर की प्रमुख मिश्र धातु, ये प्रमुख मिश्र धातुएं हैं। पूछा गया है इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका उपयोग तेल तथा गैस उद्योगों में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और फर्स्ट ये उपयोग है, सेकंड उपयोग बताएंगे, ये उपयोग है और सेकंड उपयोग है तेल तथा गैस की पाइपलाइन तथा वेल्डिंग आदि में प्रयोग किया जाता है, आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है, आदि के रूप में प्रयोग किया जाता है। लीजिए ये मिश्र धातु का उपयोग है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मिश्र धातु, कॉपर की मिश्र धातु का दोनों का उपयोग है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 27वां क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। IUPAC नाम लिखिए HCHO, ठीक है। इसका नाम होता है मेथेनल। देखिए 1 कार्बन है, मेथ कहेंगे। और ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड के लिए अनुलोग अल का प्रयोग होता है, तो ये आपका कंप्लीट इसका नाम आ जाएगा मेथेनल, इसका नाम होगा मेथेनल। सेकंड क्या दिया गया है आपको, IUPAC नेम दिया गया है CH3, IUPAC नेम बताना है CH डबल बॉन्ड CH3। देखिए फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड है तो ये इन लगेगा, इसके लिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है और प्लस फर्स्ट के साथ इन लगा है तो इसका टोटल नाम हो जाएगा 1 प्रोपीन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा। तो ये हमने IUPAC नेम बताया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ये फर्स्ट था 27 का सेकंड क्वेश्चन है। पूछा गया है कार्बन की संयोजकता के बारे में बताइए। तो देखिए कार्बन की जो संयोजकता होती है, वैलेंसी क्या है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है और कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण यह चतुसंयोजक तत्व कहलाता है। ये चतुसंयोजक तत्व कहलाता है, या चतुसंयोजक तत्व कहलाता है, ठीक है। और इसकी संयोजकता 4 होने के कारण इसकी एक श्रृंखलन की प्रकृति पाई जाती है। इसमें कौन सी प्रकृति पाई जाती है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। चतुसंयोजक तत्व होने के कारण इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। यह 4 प्रकार से आबंध बनाने में सक्षम होता है,
होता है। जैसे आप बताएंगे, यह 4 एकल बॉन्ड बनाने में सक्षम है, यह 2 एकल बॉन्ड 1 द्वि बॉन्ड बनाने में सक्षम है, यह 2 द्वि बॉन्ड बनाने में सक्षम है, और यह 1 एकल बॉन्ड और 1 त्रि बॉन्ड बनाने में सक्षम है। तो इस प्रकार से इसकी यह एक प्रकृति है कि यह 4 टाइप से बॉन्ड बनाता है। यह 4 एकल बॉन्ड बना सकता है, 1 द्वि बॉन्ड, 2 एकल बॉन्ड, 2 द्वि बॉन्ड और 1 त्रि बॉन्ड तथा 1 एकल बॉन्ड। इस प्रकार से यह 4 प्रकार के बॉन्ड बनाने में सक्षम है, और यह सब संभव है इसकी संयोजकता 4 होने के कारण। इसकी संयोजकता 4 पाई जाती है, इसलिए 4 टाइप से यह बॉन्ड बना सकता है, और 4 अलग अलग टाइप के बॉन्ड बनाता है। 4 एकल बॉन्ड, 1 द्वि बॉन्ड, 2 एकल बॉन्ड, 2 द्वि बॉन्ड और 1 त्रि बॉन्ड और 1 एकल बॉन्ड। इस प्रकार से यह जो है कार्बन की संयोजकता के गुण हैं। तो ये हम सारी चीज़ें इसमें बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड इसमें पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है। थर्ड पूछा गया है इसमें, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक, देखिए बेकिंग पाउडर को हम कहते हैं NaCO3, इसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये इसका रासायनिक नाम है। ये इसका केमिकल नेम है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका केमिकल या रासायनिक नाम है, हम कह सकते हैं, या रासायनिक नाम है, या रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और अणुसूत्र लिखिए। तो ये अणुसूत्र है इसका, ये क्या है, अणुसूत्र है। ठीक है, रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बेकिंग पाउडर इसका सामान्य नाम है, खाने का सोडा भी सामान्य नाम है। और बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है। देखिए इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने पर क्या होता है, NaCO3 को हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर आपका बनेगा Na2CO3। ठीक है, H2O जल का अणु बनेगा और प्लस CO2। तो गर्म करने पर ये रिएक्शन होती है, ये केमिकल रिएक्शन है। ये आंसर बता सकते हैं आप गर्म करने पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बताएंगे, गर्म करने पर ये सोडियम बाइकार्बोनेट ये बदल जाता है सोडियम कार्बोनेट में। ठीक है, ये आपका देता है वाशिंग सोडा। तो ये आपका था थर्ड, ये हमने 27 का क्वेश्चन नंबर थर्ड बताया आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड। अब इसके बाद अथवा में हम बताएंगे, दिया गया निम्नलिखित पर टिप्पणी दीजिए। तो पहली टिप्पणी देनी है, अथवा में है ये। अथवा में पहली टिप्पणी है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए हम एग्जाम्पल बताएंगे पहले। एक द्विविस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आपका CH3 OH प्लस HBr। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है CH4 प्लस CH3Br प्लस H2O। लीजिए ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन जो है CH3 को दूर करता है। ठीक है, और यहाँ पर ये CH3 जो है वो हाइड्रोजन को दूर करता है। ठीक है, इस प्रकार से दोनों अणुओं में दोनों परमाणुओं के द्वारा एक दूसरे को प्रतिस्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। AgNO3 प्लस NaCl। तो देखिए यहाँ Ag क्या करता है, यहाँ Ag Na को दूर करता है और Cl से क्रिया करता है। तो ये आपका AgCl बनाएगा। और यहाँ NaNO3। ठीक है, Na क्या करता है, ये Na क्या करता है, NO3 से क्रिया करता है, Na Ag को दूर करता है। तो इस प्रकार से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है।
ये कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दो अणुओं में परस्पर परमाणुओं के द्वारा एक दूसरे को विस्थापित किया जाता है, ठीक है। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। किन्हीं दो अणुओं के मध्य परस्पर दोनों परमाणुओं के द्वारा एक दूसरे को विस्थापित कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यह एक क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट हम बताते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखिए आप बता सकते हैं HCl प्लस NaOH, ठीक है। अम्ल, ये अम्ल है और ये क्षार है। अम्ल क्षार परस्पर क्रिया करेंगे तो लवण बनता है। क्या बनता है? लवण प्लस जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। तो यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण कहलाती है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार की क्रिया के पश्चात लवण तथा जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। यह हमने द्विविस्थापन अभिक्रिया बताया था। इसके बाद नेक्स्ट अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। थर्ड अभिक्रिया है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। NH3 प्लस HCl, यह आपका बनता है NH4Cl, ठीक है। N2 प्लस H2, 3H2, 2NH3, ठीक है। यह आपकी योगात्मक अभिक्रिया है, ठीक है। S प्लस SO2 योगात्मक अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये योगात्मक दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर परस्पर एक नए पदार्थ का, नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में देखिए 28वां क्वेश्चन है, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है आप बुक में जाएंगे और बुक में इस क्वेश्चन को आप आसानी से बेटर तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसमें आपको समझाएंगे तो थोड़ा काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। आप जाके सीधे टॉपिक पे जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं, और ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं ये हम आपको बेहतरीन तरीके से आपको हम एक अलग से वीडियो में आपको हम ये क्वेश्चंस आपको पढ़ा देंगे। हम तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना आपको कंप्लीट एक वीडियो में हम समझाएंगे, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र को एक कंप्लीट वीडियो में, श्वसन तंत्र को एक कंप्लीट वीडियो में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को एक वीडियो में। तो ये सारे वीडियो जो है हम जल्द ही आपके सामने इसी सॉल्व कराते समय ही हम सारे वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको कोई टॉपिक बायोलॉजी में पढ़ना हो तो आपको आसानी से समझ में आ सके, पढ़ सकें आप। तो लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं, इसका भी हम गुणसूत्र से रिलेटेड जो है मेंडल के जो नियम है, तीनों नियम को हम एक वीडियो में लाएंगे। लिंग गुणसूत्र को भी हम एक अलग से वीडियो में समझाएंगे आपको। और तो ये जितना भी बायोलॉजी का पोर्शन है ये सारे टॉपिक को हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो सकते थे, ठीक है, वो सारे हमने बता दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये जो वर्णनात्मक प्रश्न थे केमिस्ट्री और फिजिक्स के आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। बायोलॉजी के भी सभी क्वेश्चंस को मैं अलग से वीडियो में टॉपिक वाइज में डालूंगा और आप उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, जिससे कि बच्चे जो हैं इसको पढ़ें और उनको बोर्ड एग्ज़ाम में दिक्कतें ना हो, ठीक है, और जिससे कि उनको इससे मदद मिल सके, ठीक है।